तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में एक छोटा सा मिस्टेक मैंने कर दिया था यहाँ पे। ये जो पहला केस है, ये सॉलिड स्फीयर वाला जो केस है डियर स्टूडेंट्स, ये सॉलिड स्फीयर वाले केस में हमने क्या देखा था कि आर अल्फ़ा जो है वो बड़ा है और ए जो है वो छोटा है। आर अल्फ़ा बड़ा है मतलब पॉइंट के किधर स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, पीछे स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी। तो स्लाइड करने की टेंडेंसी पीछे होगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे लगेगा, है ना। तो फ्रिक्शन आगे होगा। यहाँ पर मैंने जो फ्रिक्शन बनाया है डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पीछे दिखा दिया था। यहाँ पे फ्रिक्शन किधर होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन आगे होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्रिक्शन आगे की दिशा में होगा। तो मैं यहाँ पर दिखा दूँ, फ्रिक्शन इस तरफ होगा, आगे की तरफ होगा। और वो कौन सा फ्रिक्शन है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, क्योंकि सरफेस सफिशिएंटली रफ है, सफिशिएंटली रफ सरफेस है, सफिशिएंटली रफ है सरफेस। फ्रिक्शन आगे की दिशा में एक्ट करेगा, बॉडी को प्योर रोलिंग परफॉर्म करवाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ और बाकी सब सही है, बस यहीं पे एक छोटा सा मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो गलती से मैंने पीछे का आगे, आगे का पीछे कर दिया था, ठीक है। बाकी सब वही है, बाकी सब रिंग का तो हमने देखा था। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक सवाल दिया था, एट व्हाट हाइट अबव द सेंटर ऑफ मास मस्ट द फोर्स बी अप्लाइड फॉर द बॉडी टू परफॉर्म प्योर रोलिंग विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो अब ये भी एक बहुत प्यारा सा सवाल है जिसका हम देखते हैं किस तरह से इसको हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बना रहा हूँ एक बॉडी। तो सपोज़ ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये एक सर्कल बना दिया मैंने, और ये बॉडी ग्राउंड के ऊपर है, और इसके सेंटर ऑफ मास से कुछ ऊंचाई पर, यानी कुछ हाइट पर, यहाँ पर से हमारा फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, और ये जो दूरी है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इस फोर्स की वजह से बॉडी का आगे की ओर एक एक्सेलरेशन होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका आगे की ओर एक ए की वैल्यू होगी, और एक टॉर्क लगेगा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जिसकी वजह से एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो पीछे की तरफ उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रोटेशन की वजह से आर अल्फा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर फोर्स ऐसे पॉइंट पर लगाएं, ऐसे दूरी पर लगाएं सेंटर ऑफ मास से, सच दैट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगना चाहिए। हालांकि ये सरफेस रफ़ है, ये सरफेस क्या है, ये सरफेस रफ़ सरफेस है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन एक्ट ना करे। और वो कब होगा, जब ए इक्वल टू आर अल्फ़ा होगा। जब ए इक्वल टू आर अल्फ़ा होगा तब फ्रिक्शन ज़ीरो होगा। एफ विल बी ज़ीरो व्हेन ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। जब ए आर अल्फ़ा की इक्वल होगा तब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, सरफेस रफ होने के बावजूद। और बॉडी क्या परफॉर्म करेगी, बॉडी परफॉर्म करेगी प्योर रोलिंग, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर ए और आर अल्फ़ा को इक्वेट करके क्या मिलता है। तो हमें चाहिए ए इक्वल टू आर अल्फ़ा, तो मैं लिख रहा हूँ ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा को मैं लिख रहा हूँ टाउ अपॉन आई, ठीक है। और फिर मैं इसको आगे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा ए इज़ इक्वल टू आर, और टॉर्क के लिए मैं क्या लिखूँगा, एफ इंटू एक्स, फोर्स इंटू एक्स, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ये टॉर्क होना चाहिए, एफ इंटू एक्स, अपॉन वो जो भी बॉडी होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि आई के टर्म्स में हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि एक्स के किस वैल्यू के लिए ए इक्वल टू आर अल्फ़ा हो, सच दैट वहाँ फ्रिक्शन क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू बेसिकली हमें निकालना है। तो इसको और अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ अपॉन एम लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, एफ अपॉन एम, और ये एफ इंटू आर इंटू एक्स अपॉन आई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे फोर्स और फोर्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ से हमारा फाइनली एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा आई अपॉन एम आर, आई अपॉन एम आर, ये एक्स की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, आई अपॉन एम आर। तो डियर स्टूडेंट्स, पता ये चला कि अगर एक्स की वैल्यू इतनी रही, आई अपॉन एम आर की जितनी रही, तो ए इक्वल टू आर अल्फ़ा हो जाएगा, और वहाँ फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाएगा, बॉडी प्योर रोलिंग परफॉर्म करेगी विदाउट एनी फ्रिक्शन, विदाउट द नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो आपको मैं इसका एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने लिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम इस टाइप का एग्जांपल ले चुके हैं। देखो, अगर मान लो ये बॉडी एक रिंग है, अगर मान लो ये बॉडी क्या है, रिंग है, तो रिंग के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी आई अपॉन एम आर। तो आई क्या होगा, आई होगा एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर, ठीक है। तो ये एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिंग के लिए एक्स क्या आ गया, आर आ गया। यानी आर दूरी पर, सेंटर ऑफ मास से आर हाइट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा,
तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वाला केस हमने लिया हुआ है बेसिकली, आपको मैं दिखा देता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, रिंग वाला केस, ये वाला केस डियर स्टूडेंट्स। इस केस में हमने क्या देखा था, ये x की वैल्यू यहाँ क्या थी, r के बराबर थी ना, देखो। तो वहाँ पे क्या हो गया था, a इक्वल टू आर अल्फा हो गया था। ये देखो, ये हमारा a था, ये हमारा r अल्फा था, और दोनों की वैल्यू सेम आ गई थी। तो फ्रिक्शन वहाँ पे क्या हो गया था डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन ज़ीरो हो गया था, कोई फ्रिक्शन नहीं लगा था वहाँ पे। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, तो ये रिंग के लिए x की वैल्यू आपको बता दी। अब उसी तरह से अगर ये वैल्यू हम डिस्क के लिए निकालना चाहें तो डिस्क के लिए भी हम निकाल सकते हैं। डिस्क के लिए क्या होगा, I/mr निकालोगे तो डिस्क के लिए x इक्वल टू r/2 आ जाएगा, है ना। और वैसे ही अलग अलग बॉडी के लिए I की वैल्यू अलग अलग पुटअप करते जाओ तो तुमको x की वैल्यू मिल जाएगी कि किस x पर तुमको फोर्स लगाना है सच दैट वहाँ पे a इक्वल टू r अल्फा हो जाए और फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाए। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स और हम देखेंगे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होती है, ठीक है। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक और बात, आखिरी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि याद रखो डियर स्टूडेंट्स, जब भी मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग की बात करूँगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब भी प्योर रोलिंग की बात करूँगा, तो प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। जैसे कि चलते हैं हम अपने एक पुराने केस में, जो मैंने आपको बताया था, पहला केस। पहले केस में v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, या दूसरा केस देखो a इक्वल टू आर अल्फा है। क्या यहाँ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं पड़ी थी। बिना फ्रिक्शन के ही प्योर रोलिंग हो जा रहा था, बिना फ्रिक्शन के ही प्योर रोलिंग हो जा रहा था। इन दोनों केसेस में प्योर रोलिंग हो रही है बिना किसी फ्रिक्शन के मदद के। हालांकि सरफेस रफ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ। अगर v आर ओमेगा के बराबर है या a आर अल्फा के बराबर है तो बिना किसी फ्रिक्शन के ही प्योर रोलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा इन दोनों केसेस में बिना फ्रिक्शन के ही प्योर रोलिंग हो गई, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा था या a इक्वल टू आर अल्फा था। यहाँ तो प्योर रोलिंग नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, केस नंबर 5 और केस नंबर 6 में भी प्योर रोलिंग हो रही है, पर यहाँ फ्रिक्शन की मदद लेनी पड़ी। यानी फ्रिक्शन इज हेल्पिंग अस, फ्रिक्शन इज हेल्पिंग द बॉडी टू परफॉर्म प्योर रोलिंग। सफिशिएंट फ्रिक्शन वहाँ मौजूद है जो बॉडी को प्योर रोलिंग करने में मदद कर रहा है इन दोनों केसेस में। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, केस नंबर 1 और 2 में बिना फ्रिक्शन के मदद के ही प्योर रोलिंग हो जा रही है। लेकिन केस नंबर 5 हो, केस नंबर 6 हो, इसके आगे भी हमने देखा केस नंबर 7, 8, है ना, केस नंबर यहाँ 7 का A, B, C, ये सब अलग अलग केसेस देखिए, इन सब में फ्रिक्शन लग रहा है। देखो इन सब में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना। B में नहीं लग रहा, लेकिन 7 का A और 7 के C में तो फ्रिक्शन लग रहा है। हालांकि यहाँ भी प्योर रोलिंग है, इन सब में प्योर रोलिंग है डियर स्टूडेंट्स, इन सब में प्योर रोलिंग है फ्रिक्शन की मदद के साथ, है ना। तो मतलब फ्रिक्शन, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। यानी बिना फ्रिक्शन के भी प्योर रोलिंग हो सकती है और फ्रिक्शन का मदद लेके भी प्योर रोलिंग हो सकती है ना डियर स्टूडेंट्स। तो एक बात तो आपको उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग बोलने का मतलब क्या हम समझेंगे। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर प्योर रोलिंग आई है, हाँ डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर प्योर रोलिंग बोला गया है तो वहाँ पर फ्रिक्शन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है ना। फ्रिक्शन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी बिना फ्रिक्शन के भी प्योर रोलिंग हो सकता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है। हाँ, और एक बात फिक्स है, वो ये है कि जब भी प्योर रोलिंग बोलूँगा मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ज़ीरो होगा। क्या ज़ीरो होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ज़ीरो होगा। कहाँ? जब भी प्योर रोलिंग होगी, जब भी प्योर रोलिंग होगी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? देखिए बताता हूँ। यहाँ प्योर रोलिंग हो रही थी, हाँ हो रही थी। ये देखो, ये जो पहला केस है यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही थी ना। फ्रिक्शन कौन सा था? स्टैटिक फ्रिक्शन था। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा मतलब फ्रिक्शन का वर्क जीरो है। फ्रिक्शन लग तो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो मतलब फ्रिक्शन लग के भी वहाँ पे फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं कर रहा। फ्रिक्शन है वहाँ पे पर वो कोई वर्क नहीं कर रहा। जैसे कभी कभी होता है ना कि नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है पर उसका कोई वर्क नहीं हो रहा होता है। कभी कभी एमजी लग रहा होता है पर उसका कोई वर्क नहीं होता है ना। तो वैसे फ्रिक्शन लग तो रहा है पर वो कोई वर्क नहीं कर रहा, है ना। यहाँ भी फ्रिक्शन लग तो रहा है पर वो कोई वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, और तो जब जब प्योर रोलिंग हो रही है ना, प्योर रोलिंग की बात करेंगे, पहला केस भी हमने देखा था, यहाँ तो फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा था तो उसका वर्क डन जीरो। फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, उसका वर्क डन जीरो। और ये इम्प्योर रोलिंग है। यहाँ कौन सी रोलिंग थी? इम्प्योर। इम्प्योर में फ्रिक्शन का वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना।
वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि कुछ ना कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है, मतलब फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, स्लाइड कर रहा है वो पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो मतलब यहाँ फ्रिक्शन का वर्क आ जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन प्योर रोलिंग जब तक है, चाहे वो यहाँ पर हो प्योर रोलिंग, यहाँ तो फ्रिक्शन ही जीरो है, ठीक है, या वो प्योर रोलिंग फ्रिक्शन के साथ हो, या तो प्योर रोलिंग बिना फ्रिक्शन के हो, या प्योर रोलिंग फ्रिक्शन के साथ हो, यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कोई स्लाइडिंग नहीं हो रहा आगे पीछे, तो यहाँ भी फ्रिक्शन का वर्क जीरो है। तो याद रखना कि प्योर रोलिंग के केस में डियर स्टूडेंट्स फ्रिक्शन का वर्क हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। ये ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए, बल्कि हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलो या इंक्लाइंड सरफेस बोलो, दोनों के लिए ये बात ट्रू है, दोनों के लिए ये बात एप्लीकेबल है। प्योर रोलिंग अगर होगी, चाहे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चाहे इंक्लाइंड सरफेस पे, वहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क जीरो होगा, या तो वहाँ फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा, और अगर फ्रिक्शन लगेगा भी तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, सच दैट उसका वर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, और उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई हो, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम चर्चा कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन की दिशा किधर होगी, ठीक है। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप यहाँ तक कॉपी डाउन कर लें, तो आप पहले पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप पॉज करें, और पॉज करके आप क्या कॉपी करेंगे, हाँ ये जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, पॉज करें आप, और पॉज करके ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, इस चीज़ को आप कॉपी डाउन कर लेंगे पॉज करके, ठीक है ना, इतना आप कॉपी कर लें। अब डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, अब यहाँ पे एक नोट है, इसको हम पढ़ते हैं, क्या है ये, कि ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स इज़ नॉट नेसेसरी फॉर प्योर रोलिंग, यानी किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन नेसेसरी नहीं है, यानी बिना फ्रिक्शन के भी प्योर रोलिंग हो सकती है, कहाँ, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। और वही 3 एग्जांपल्स मैंने नीचे लिए हैं, ये एग्जांपल्स वैसे हम पढ़ चुके हैं पहले भी, छोटा सा आपको बस यहाँ पे रिकॉल करा रहा हूँ मैं कि डियर स्टूडेंट्स, जो पहला केस है इसमें V इक्वल टू R ओमेगा आपको दिख रहा है, और डियर स्टूडेंट्स अगर ये परफेक्टली रिजिड बॉडी है, अगर ये रिजिड बॉडी, ये परफेक्टली रिजिड है अगर ये बॉडी, तो उस केस में इसका V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और इसका ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर V इक्वल टू R ओमेगा है तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये पहले केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, ठीक है, वेलोसिटीज़ वगैरह कांस्टेंट थी सारी की सारी, फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी अगर V इक्वल टू R ओमेगा रहा तो। सेकेंड केस अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया है, इस कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स के वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा बॉडी के अंदर। इस F के वजह से ना सिर्फ A आएगा बल्कि R अल्फ़ा भी आएगा, क्योंकि वही फोर्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क भी क्रिएट कर रहा है, तो वही फोर्स इसको भी जन्म दे रहा है और वही फोर्स इसको भी जन्म दे रहा है, सच दैट अगर दोनों इक्वल हो गए, यानी A इक्वल टू R अल्फ़ा हो गया, तो फिर से जो है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कोई टेंडेंसी नहीं होगी स्लाइड करने की, ना ही आगे ना ही पीछे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि थर्ड केस में भी एक्सटर्नल फोर्स है F, जिसके वजह से A आया है, और उसी एक्सटर्नल फोर्स F के वजह से R अल्फ़ा भी आया है, ठीक है। लेकिन इस बार वो फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है कि अगर मान लो इस बार A बड़ा हो गया और R अल्फ़ा छोटा हो गया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के आगे स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन आ जाएगा, और ये फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। यहाँ पे सरफेस अगर सफिशिएंटली रफ़ है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस केस में फ्रिक्शन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हालांकि तीनों ही केसेस में प्योर रोलिंग हो रही है, पर पहले 2 केसेस में किसी फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर आखिरी केस में फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ी। यानी हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे
प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन नेसेसरी नहीं है, मतलब फ्रिक्शन रहा तो भी प्योर रोलिंग हो सकती है, फ्रिक्शन नहीं रहा तो भी प्योर रोलिंग हो सकती है। जैसे आखिरी वाले केस में फ्रिक्शन था और उसकी मदद से प्योर रोलिंग हो गई, और पहले दोनों केसेस में बिना फ्रिक्शन की मदद के भी प्योर रोलिंग हो गई। ठीक है, तो मुमकिन है कि बिना फ्रिक्शन के भी प्योर रोलिंग हो जाए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इंक्लाइंड सरफेस की बात करें तो इस नोट को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस सफिशिएंट फ्रिक्शनल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, यानी कंपल्सरी फॉर प्योर रोलिंग। यानी इंक्लाइंड सरफेस अगर रहा तो वहाँ पे फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए, बिना सफिशिएंट फ्रिक्शन के प्योर रोलिंग हो ही नहीं सकती इंक्लाइंड प्लेन पे। जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कैसा था कि बिना फ्रिक्शन के भी प्योर रोलिंग हो जा रही थी पहले दो केसेस में, लेकिन यहाँ तो बिना फ्रिक्शन के प्योर रोलिंग हो ही नहीं पाएगी। ऐसा क्यों है, आओ थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैंने एक बॉडी ली है, वो बॉडी कुछ भी हो सकती है। तो आओ देखते हैं उसके अगर FBD हम ड्रॉ करें डियर स्टूडेंट्स, तो FBD में हम क्या क्या फोर्सेस दिखा सकते हैं। तो चलो हम ज़रा ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। तो ये तो रहा इसका सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास के ऊपर उसका वेट लग रहा होगा। वेट के दो कंपोनेंट होंगे, यानी mg के दो कंपोनेंट होंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो एक तो हो जाएगा mg साइन थीटा, ठीक है। नीचे की तरफ कौन होगा, इधर ये होगा mg कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, और सेंटर ऑफ मास से ही गुजरेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने फ्रिक्शन ड्रॉ नहीं किया क्योंकि वो तो हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा क्या होगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ऐसा मानो कि ये जो सरफेस है ये सफिशिएंटली रफ़ है, यानी ये सरफेस जो है वो सपोज़ सफिशिएंटली रफ़ सरफेस है। ठीक है, रफ़ सरफेस है मान लो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये बॉडी जो है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखते हैं। ठीक है, अभी देखो ये जो mg साइन थीटा है ये एक एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, n और mg कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, पर mg साइन थीटा जो है वो एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, जिसके वजह से इस बॉडी के पास नीचे की दिशा में एक एक्सेलरेशन आ जाएगा इस एक्सटर्नल फोर्स के वजह से, जो कि यहाँ हो रहा था। आप देख सकते हैं डिस्टेंस केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में। यहाँ पर केस नंबर 2 में भी एक एक्सटर्नल फोर्स था हमारे पास, है ना, और केस नंबर 3 में भी एक एक्सटर्नल फोर्स है हमारे पास, है ना, जिसके वजह से एक्सेलरेशन आ रहा था, है ना, जिसके वजह से एक्सेलरेशन आ रहा था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी इस एक्सटर्नल फोर्स mg साइन थीटा की वजह से ये एक्सेलरेशन a यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाऊं यहाँ पे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास इसका मतलब है कि क्या आ जाएगा, a आ जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास ट्रांसलेशन की वजह से। पर अगर वो सरफेस सफिशिएंटली रफ़ है तो इसका मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन भी काम करेगा। फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहेगा कि प्योर रोलिंग हो, फ्रिक्शन चाहेगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड ना करे, स्लिप ना करे वो। तो और हमको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के स्लिप नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है, a शुड बी इक्वल टू आर अल्फ़ा, है ना। दिस इज़ द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, है ना, दिस इज़ द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं सेकंड केस और थर्ड केस। थर्ड केस में तो नहीं बोलेंगे, मैं सेकंड केस में बोल रहा हूँ। सेकंड केस में क्या हो रहा है डिस्टेंस, सेकंड केस में a इक्वल टू आर अल्फ़ा की मदद से प्योर रोलिंग हो रही थी। तो यहाँ भी फ्रिक्शन चाहेगा कि क्या हो, a इक्वल टू आर अल्फ़ा हो, जिसके वजह से प्योर रोलिंग हो। तो यहाँ पे एक आर अल्फ़ा चाहिए होगा जो कि पीछे की तरफ चाहिए होगा, तो पीछे की तरफ टॉर्क चाहिए होगा। क्या ये mg साइन थीटा पीछे की तरफ आर अल्फ़ा क्रिएट कर पाएगा, यानी क्या ये mg साइन थीटा सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरह से एक टॉर्क चाहिए हमें, ऐसा टॉर्क क्रिएट कर पाएगा वो? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि mg साइन थीटा सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ अगर सेकंड केस में हम देखेंगे तो सेकंड केस में ये जो फोर्स है, ये फोर्स हमारा टॉर्क भी क्रिएट कर रहा था सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जिसके वजह से ये आर अल्फ़ा आ रहा था डियर स्टूडेंट्स, है ना। लेकिन यहाँ पर ये mg साइन थीटा ए तो क्रिएट कर रहा है, एक्सेलरेशन ए तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन
टॉर्क क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो आर अल्फ़ा फिर कहाँ से आएगा? आर अल्फ़ा तो चाहिए होगा ना प्योर रोलिंग के लिए, तो वो आर अल्फ़ा आएगा फ्रिक्शन की मदद से। और फिर फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो फ्रिक्शन हमारा डियर स्टूडेंट्स लगेगा, फ्रिक्शन हमको अप द इंक्लाइन चाहिए होगा। किधर चाहिए होगा? अप द इंक्लाइन। ठीक है, तो अप द इंक्लाइन मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सा एरो दिखा देता हूँ। ये फ्रिक्शन हमारा होगा और ये स्टैटिक होगा अगर सरफेस जो है वो सफिशिएंटली रफ है तो। और ये फ्रिक्शन ऊपर ही क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके मदद से अब जो है टॉर्क क्रिएट होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जिसके वजह से आर अल्फ़ा आएगा। तो अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है ना, इस तरह से ऐसा टॉर्क क्रिएट होगा जिसके वजह से ये अल्फ़ा आ गया। और अब आर अल्फ़ा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए आर अल्फ़ा हम पीछे की तरफ बना सकते हैं। ये हो गया हमारा आर अल्फ़ा। और अब ए इक्वल टू अगर आर अल्फ़ा हो गया तो समझो उस केस में हमारा ये जो हमारी जो बॉडी है ये क्या परफॉर्म करेगी? प्योर रोलिंग परफॉर्म करेगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर बिना फ्रिक्शन के क्या ए इक्वल टू आर अल्फ़ा हो सकता था इक्वल? क्या बिना फ्रिक्शन के ए इक्वल टू आर अल्फ़ा हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि एम जी साइन थीटा की वजह से सिर्फ ए आ रहा है। आर अल्फ़ा के लिए हमको फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो फ्रिक्शन वहाँ पे आर अल्फ़ा क्रिएट करता है, ए इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है और बॉडी प्योर रोलिंग परफॉर्म करने लगती है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत क्रिटिकल बात बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, उसको आप समझ लें कि जब हम यहाँ थर्ड केस की बात कर रहे हैं तो थर्ड केस में इनिशियली क्या था? इनिशियली हमने देखा कि ए बड़ा है और आर अल्फ़ा छोटा है इनिशियली, यानी ये जो कंडीशन यहाँ लिखी हुई है ये इनिशियल कंडीशन है। पर फ्रिक्शन वहाँ सफिशिएंट था तो फ्रिक्शन वहाँ आ गया और फ्रिक्शन ने किसकी हेल्प की? आर अल्फ़ा की हेल्प की, है ना। सच दैट बाद में ये कंडीशन क्या बन गई? बाद में ये कंडीशन बन गई ए इक्वल टू आर अल्फ़ा, ये बन गई कंडीशन बाद में। और फिर उसने क्या शुरू कर दिया बॉडी ने? मतलब बॉडी प्योर रोलिंग करने लगी। समझ आ रही है बात? तो कहने का मतलब ये है कि इनिशियली ए ग्रेटर देन आर अल्फ़ा था, फ्रिक्शन नहीं होता तो स्लिपिंग होने लगती, लेकिन फ्रिक्शन आके फ्रिक्शन ने आर अल्फ़ा की मदद की सच दैट वो ए इक्वल टू आर अल्फ़ा हो जाए और प्योर रोलिंग होने लगी। समझ आ रही स्टूडेंट्स? तो देखा जाए तो थर्ड केस में भी ए इक्वल टू आर अल्फ़ा हो जाता है फ्रिक्शन के मदद से। फ्रिक्शन नहीं होता तो ए इक्वल टू आर अल्फ़ा नहीं हो पाता, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लाइड करने लग जाता। लेकिन फ्रिक्शन वहाँ पे आ गया और फ्रिक्शन ने मदद की आर अल्फ़ा की सच दैट फ्रिक्शन ने ए को आर अल्फ़ा के बराबर बना दिया। ठीक है, और अगर हम ये इंक्लाइन प्लेन वाला केस देखें डियर स्टूडेंट्स तो ये कुछ ऐसा केस है। इस केस को मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़ा सा आप संयम रखें। तो डियर स्टूडेंट्स सपोज ये एक सरफेस है हॉरिजॉन्टल है, यहाँ एक बॉडी है, सेंटर ऑफ मास के ही ऊपर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास हो रहा है। अब ये जो फोर्स है इसके वजह से एक एक्सेलरेशन तो इस बॉडी के पास आ जाएगा, यानी जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास ए तो आ जाएगा। पर क्या ये फोर्स टॉर्क क्रिएट कर रहा है? नहीं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्रिएट नहीं कर पा रहा है, यानी इस फोर्स की वजह से आर अल्फ़ा नहीं आ पाएगा, है ना। टॉर्क ही नहीं आएगा तो आर अल्फ़ा कैसे आएगा? तो फिर अगर ये बॉडी प्योर रोलिंग करना चाहती है तो उसके लिए किसको आना पड़ेगा बीच में? फ्रिक्शन को। तो अगर मान लो ये सरफेस सफिशिएंटली रफ़ है, अगर ये सरफेस सफिशिएंटली रफ़ है मान लो, तो फिर क्या होगा? पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा अगर सरफेस सफिशिएंटली रफ़ है तो। और यही फ्रिक्शन जो है फिर वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या क्रिएट करेगा? इस तरह से अल्फ़ा क्रिएट करेगा, टॉर्क क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से अल्फ़ा आएगा। और फिर उसी की वजह से यहाँ पे कौन आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? उसी के वजह से यहाँ पीछे की तरफ आ जाएगा हमारा एक आर अल्फ़ा। तो ये आर अल्फ़ा किसकी मदद से आया? ये फ्रिक्शन की वजह से आया, है ना। सच दैट ए और आर अल्फ़ा बराबर हो गए, ए इक्वल टू आर अल्फ़ा हो गया और बॉडी क्या परफॉर्म करने लगेगी? प्योर रोलिंग परफॉर्म करने लगेगी। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, ये वाला केस मैंने आपको वैसे बताया हुआ है 7A के अंदर में, 7A के अंदर में मैंने आपको ये केस बताया है, ठीक है। और मैंने बताया था कि इस केस में फ्रिक्शन हमेशा पीछे ही लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है F ये टॉर्क नहीं क्रिएट कर पाता है, तो अगर प्योर रोलिंग करानी है तो फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा,
ठीक है। तो कुछ वैसी ही बात इस इंक्लाइन प्लेन पे भी हो रही है। जैसे यहाँ पर जो हमारा कैपिटल F फोर्स था वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था, कोई टॉर्क नहीं क्रिएट कर रहा था, सिर्फ ए क्रिएट कर रहा था, अल्फा में मदद नहीं कर रहा था, तो अल्फा के लिए फ्रिक्शन को आना पड़ा। वैसे ही यहाँ पे भी जो mg साइन थीटा है डियर स्टूडेंट्स, ये mg साइन थीटा सिर्फ ए क्रिएट कर रहा है, एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है ए, है ना, ए क्रिएट कर रहा है। ये mg साइन थीटा कोई टॉर्क नहीं क्रिएट कर रहा है। तो ये टॉर्क क्रिएट करने के लिए यानी आर अल्फा की मदद करने के लिए फ्रिक्शन को आना पड़ा। फ्रिक्शन ने आर अल्फा को क्रिएट कर दिया, जिसके वजह से ए इक्वल टू आर अल्फा हो गया, बॉडी प्योर रोलिंग परफॉर्म करने लग गई। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका एक और अप्रोच है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम अलग से आपको दिखा देते हैं। तो मैं अब अलग से एकदम साफ सुथरे अंदाज में आपको बता रहा हूँ कि भाई डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन और इंक्लाइन प्लेन की अगर हम बात करें तो पहले तो मैंने आपको ये बता दूं कि ये पॉइंट उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने यहाँ समझाया आपको कि ऑन एन इंक्लाइन सरफेस सफिशिएंट फ्रिक्शनल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड कंपलसरी फॉर प्योर रोलिंग, है ना। एक तो ये बात आपको समझ में आ गई कि बिना फ्रिक्शन के आर अल्फा आ ही नहीं पाएगा, mg साइन थीटा लगना ही लगना है हमेशा, एक्सटर्नल फोर्स रहेगा ही, तो फिर टॉर्क क्रिएट करने के लिए फ्रिक्शन को आना ही पड़ेगा अगर प्योर रोलिंग करवानी है तो, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डाउन द इंक्लाइन। अब दो कंडीशन क्रिएट होती है, एक होती है डाउन द इंक्लाइन, एक होती है अप द इंक्लाइन। यानी एक केस में तो बॉडी ऊपर से नीचे आती है रोल करते हुए, एक केस में बॉडी नीचे से ऊपर जाती है रोल करते हुए, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर हम डियर स्टूडेंट्स डाउन द इंक्लाइन की बात करेंगे तो आओ देखते हैं डाउन द इंक्लाइन में क्या क्या हो रहा है। तो एक डायग्राम तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके दे चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको दोबारा से यहाँ पे बता दूँ कि एक और इसका अप्रोच है इसको समझने का कि अगर मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है। अब देखो जब ये बॉडी नीचे आती है तो इसका जो है कुछ तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा होगा, है ना। और ये जो ओमेगा होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो ओमेगा होगा इस तरह से ये घूमते हुए नीचे आएगी। किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी। देखो मान लो इनिशियली इसको रेस्ट से रिलीज़ किया था तो इसको इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। फिर लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी जो इसकी वेलोसिटी है वो इट इज़ इंक्रीजिंग, है ना। v भी इंक्रीज़ हो रहा है और जो इसका ओमेगा है वो भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। होगा ना, डाउन द इंक्लाइन जब वो आएगा तो ओमेगा भी बढ़ता जाएगा, v भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो क्योंकि ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका मतलब है कि डाउन द इंक्लाइन कुछ एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के अलॉन्ग है, तभी तो ये वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन किसके वजह से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो ये जो एक्सेलरेशन है वो किसके वजह से है, mg साइन थीटा के वजह से है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि ओमेगा भी इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है, क्योंकि ओमेगा भी इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब है कि एक अल्फ़ा होगा, एक कौन होगा, अल्फ़ा होगा, एक अल्फ़ा होगा जो कि ओमेगा के ही दिशा में होगा, तभी तो ये ओमेगा बढ़ रहा होगा। जैसे यहाँ पे ए वी के दिशा में है तो वी बढ़ रहा है, वैसे ही ओमेगा की दिशा में अल्फ़ा होना चाहिए। तो ओमेगा की दिशा में अल्फ़ा कहाँ से आएगा, टॉर्क की वजह से। और ये टॉर्क किसकी वजह से आएगा, तो मैं यहाँ पे इस तरह से करके ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये टॉर्क आएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन के वजह से ये अल्फ़ा क्रिएट हो रहा है, टॉर्क क्रिएट हो रहा है, वो अल्फ़ा क्रिएट हो रहा है, तो ओमेगा भी बढ़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो पता चला कि जब बॉडी ओहो ये डायग्राम कहाँ बना दिया मैंने, तो बना दिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया डाउन द इंक्लाइन हो गया, ठीक है। डाउन द इंक्लाइन के लिए सब चल रहा है मामला, ठीक है। अच्छा जी, तो देखा आपने डियर डाउन द इंक्लाइन में फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ऊपर की दिशा में लग रहा है। अब अगर हम बात करें अप द इंक्लाइन की, अगर हम बात करें अप द इंक्लाइन की, तो अप द इंक्लाइन में आओ देखते हैं क्या होता है, थोड़ा कॉमन सेंस से भी समझेंगे हम। तो मान लो हमने बॉडी को रोल करते हुए ऊपर भेजा, ठीक है। तो ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई, किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये इसकी वेलोसिटी v है मान लो, और किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है मान लो, ठीक है। अब बहुत ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि ये वेलोसिटी क्या हो रही होगी, ये वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी, कॉमन सेंस की बात है, डिक्रीज़ हो रही होगी, घटती जाती है ना वेलोसिटी, बॉडी को ऊपर थ्रो किया है तो घटती जाएगी, और ओमेगा भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब कोई तो एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के ऑपोजिट दिशा में लग रहा है, यानी जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी के ऑपोजिट दिशा में लग रहा होगा। और वो किसकी वजह से आ रहा है, वो एक्सेलरेशन आ रहा है mg साइन थीटा के वजह से आ रहा है, ठीक है।
अच्छा, ओमेगा डिक्रीज़ हो रहा है मतलब कोई तो अल्फ़ा होगा जो इस तरह से ओमेगा के ऑपोजिट दिशा में लग रहा होगा, और ये अल्फ़ा किसकी वजह से आएगा डियर स्टूडेंट्स, ये अल्फ़ा आएगा फ्रिक्शन की वजह से। तो ये फ्रिक्शन फिर से ऊपर की तरफ लगेगा और ये फिर से कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स समझ में आई अब आपको बात कि बॉडी डाउन द इंक्लाइन आ रही हो या बॉडी अप द इंक्लाइन जा रही हो, दोनों ही केस में फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की दिशा में लगेगा। ठीक है, और मैं इसको आपको एक और मेथड से समझा देता हूँ, यही अप द इंक्लाइन की बात कर रहे हैं हम डियर स्टूडेंट्स, अप द इंक्लाइन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अप द इंक्लाइन की जब हम बात करेंगे तो ए इक्वल टू आर अल्फ़ा के हिसाब से देखते हैं इसको। तो अभी आप मुझे बताएं डियर स्टूडेंट्स कि इसका ए किधर होगा, तो इसका तो ये बॉडी रिटार्ड कर रही है, इसकी वेलोसिटी घट रही है, तो इसका ए इधर की तरफ होगा, जो कि मैंने इधर वाले लेफ्ट वाले डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये हो गया हमारा mg sin थीटा। तो यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका जो ए है वो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, मतलब जिधर mg sin थीटा उधर ही हमारा तो एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से ये बॉडी रिटार्ड हो रही है ना। अच्छा, तो आर अल्फ़ा भी तो चाहिए होगा, क्योंकि हमको प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन है, प्योर रोलिंग के लिए ए शुड बी इक्वल टू आर अल्फ़ा ना। तो अब उसके लिए आर अल्फ़ा हमको किधर चाहिए होगा, उसके लिए हमको अल्फ़ा, अब ये बॉडी किधर जा रही है, ये बॉडी किधर जा रही है, ये बॉडी अप द इंक्लाइन जा रही है, अप द इंक्लाइन जा रही है, मतलब इसका ओमेगा ऐसा है, ओमेगा इस तरह से। पर हमको अल्फ़ा किधर चाहिए डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ा हमको ऑपोजिट दिशा में चाहिए, अल्फ़ा हमको ऑपोजिट दिशा में चाहिए। तो अल्फ़ा हमको इस तरह से चाहिए ताकि ओमेगा डिक्रीज़ हो। ठीक है, या आर अल्फ़ा के लिए तो अगर मेरा फ्रिक्शन ऊपर लगेगा जो कि स्टैटिक होगा, तभी तो ये फ्रिक्शन किसकी मदद करेगा, ये फ्रिक्शन आर अल्फ़ा की मदद करेगा ना। ये फ्रिक्शन के ही वजह से ये आर अल्फ़ा आएगा, ए नीचे तो आर अल्फ़ा ऊपर। और इस केस में जो कि मैंने आपको यहाँ बताया भी था डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया था मैंने कि यहाँ ए नीचे तो आर अल्फ़ा ऊपर, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स ए नीचे तो आर अल्फ़ा ऊपर। घुमा फिरा के मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, घुमा फिरा के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बॉडी अप द इंक्लाइन जाए या डाउन द इंक्लाइन जाए, दोनों ही केस में बॉडी अप द इंक्लाइन जाए या डाउन द इंक्लाइन जाए, दोनों ही केस में फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा। और अगर वो सरफेस सफिशेंटली रफ है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा, प्योर रोलिंग होगी, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई हो कि बॉडी अप द इंक्लाइन जाए या डाउन द इंक्लाइन जाए, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ए हमेशा नीचे है, अप द इंक्लाइन में भी mg sin थीटा की वजह से ए नीचे है, तो आर अल्फ़ा ऊपर चाहिए जिसके लिए फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन की वजह से वो आर अल्फ़ा आता है। और डाउन द इंक्लाइन में भी डियर स्टूडेंट्स, डाउन द इंक्लाइन में भी mg sin थीटा की वजह से ए नीचे है, तो फ्रिक्शन को आर अल्फ़ा देने के लिए आना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन दोनों में mg sin थीटा नीचे है, इसलिए दोनों में फ्रिक्शन ऊपर ही लगना पड़ेगा ताकि वो आर अल्फ़ा कॉम्पोनेंट ला सके और प्योर रोलिंग करवा सके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। फ्रिक्शन की डायरेक्शन इंक्लाइन प्लेन में हमेशा ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो मैं आज के लिए फिर यहीं बस करता हूँ, फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है आज, इसका हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं वो हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना बस करते हैं।